हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्कार, आप सबका स्वागत है सक्सेस ट्री के चैनल पे। तो आज हम आपके साथ पॉलिटी के कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे आने वाले ईपीएफओ और एपीएफसी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वन बाय वन हम अलग अलग एमसीक्यूज़ देखेंगे और उसमें बहुत सारी कुछ ब्रीकियाँ हैं, उन सबको हम समझेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने आज के लेक्चर की। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन। तो हमारा मुख्य क्वेश्चन किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? फाइनेंस कमीशन, जिसका हम जानते हैं कि आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 280। तो इसके संबंधित में जो 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, हमको ये देखना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द पार्लियामेंट कैन कॉन्स्टिट्यूट इट फॉर एवरी 5th ईयर, 5 years और इवन अर्लियर। पार्लियामेंट जो है फाइनेंस कमीशन को बना सकता है आफ्टर एवरी 5 years या उससे पहले भी। इट प्रोवाइड्स मेजर्स नीडेड टू एग्यूमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत्स। इसके माध्यम से जो स्टेट का खजाना है कि स्टेट के खजाने में कैसे बढ़ोतरी की जा सके ताकि उस खजाने के माध्यम से जो पंचायतें हैं उनके रिसोर्सेज में भी बढ़ाई कर जा सके। तो ये स्टैकिंग स्टेटमेंट है कि इसके माध्यम से क्या आर्गुमेंट करना है, स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड और जिसके माध्यम से जो रिसोर्सेज होंगी पंचायत की उनको भी बढ़ावा दिया जा सकता है। तीसरा कह रहे हैं जो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं फाइनेंस कमीशन के। तो इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, हमको ये देखना है। तो पहली स्टेटमेंट की अगर बात करता हूं तो लिखा है पार्लियामेंट कैन कॉन्स्टिट्यूट इट फॉर एवरी 5 years और इवन अर्लियर। यहां तक बात ठीक है, लेकिन जहां पे जो पार्लियामेंट लिखा है ये काम पार्लियामेंट का नहीं है, ये काम किसका है? ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ना कि पार्लियामेंट के द्वारा। तो इसलिए हमारी पहली स्टेटमेंट क्या चली जाती है? फॉल्स चली जाती है। दूसरा कहते हैं इनका एक मुख्य, अगर फंक्शंस की बात की जाए, फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस की बात की जाए तो इनका काम है टू प्रोवाइड मेजर्स नीडेड टू एग्यूमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट। ये बात बिल्कुल ठीक है बच्चों कि कहीं ना कहीं जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे जो हमारा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें लेके आएगा जिसके माध्यम से जो स्टेट का फंड है उसमें बढ़ोतरी हो ताकि आगे जो पंचायत को रिसोर्सेज चाहिए उसमें भी बढ़ोतरी हो सके। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल बात सही है। और जब बात करते हैं तीसरी स्टेटमेंट की कि जो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं फाइनेंस कमीशन के, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ क्या पाते हैं कि फाइनेंस कमीशन क्या, एक हमारे मेन कमिश्नर होंगे प्लस 4 अदर मेंबर्स होंगे, ठीक है। यहां पे एक चेयरपर्सन होंगे और 4 अदर मेंबर्स होंगे, जिसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि नीति आयोग के जो हेड हैं वो क्या होंगे, एक्स ऑफिशियो होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भी हमारी क्या हो जाती है? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाती है। और हमें सिर्फ करेक्ट यानी कि ट्रू स्टेटमेंट ढूंढनी थी। तो हमारा यहां पे आंसर क्या आएगा? ओनली 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, और वो कौन सी है? नंबर 2 स्टेटमेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न करता है बात चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। तो उसके साथ संबंधित 2 बातें हैं और उनमें से सही कौन सी हमको ये देखना है। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो सबमिट करते हैं अपनी एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इनकी सैलरीज और अलाउंसेस होती हैं सीआईसी की, दे आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए बच्चों, हम सबने सुना तो होगा कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना। अगर हम आरटीआई की बात करते हैं 2005 में, तो आरटीआई के अंडर एक कमीशन की स्थापना होती है, हम क्या कहते हैं? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। उसके अंदर ही एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना की जाती है। इसीलिए जो ये सीआईसी बॉडी है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ना कि संवैधानिक, ठीक है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सीआईसी, जो किसके अंडर बनी है? आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 के अंडर बनी है। और मैंने बहुत बार बताया कि कोई भी ऐसी बॉडी जो पार्लियामेंट के किसी लॉ के द्वारा बनाई जाए, हम उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, ठीक है। इसे हम संवैधानिक बॉडी नहीं कहेंगे क्योंकि इसके साथ संबंधित कोई संविधान में आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है। तो आगे बात करते हैं कि सीआईसी जो है वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? ये कहते हैं कि अपनी एनुअल रिपोर्ट राष्ट्रपति को सबमिट करते हैं, और जिनकी सैलरीज हैं, जो अलाउंसेस हैं, वो जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वहां से आती, उस पर चार्ज की जाती। तो स्टेटमेंट नंबर 1 पे चलते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि सीआईसी जो है ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को देती। तो यहां पे याद रखिएगा, ये अपनी जो रिपोर्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, ना कि राष्ट्रपति को,
तो हमारी पहली स्टेटमेंट यहां पे क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और रही बात सैलरी एंड अलाउंसेस की, जब बात की जाती है इनकी सैलरी या अलाउंसेस की, तो वहां पे भी लिखा जाता है कि कैसे प्रिस्क्राइब की जाएंगी सैलरीज, ऑल दिस, ये सारा काम भी किसका है, एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहीं नहीं लिखा हुआ कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज की जाएगी, तो यहां पे अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कैसे, कहां से क्या इनको सैलरी या अलाउंसेस मिलेंगी। तो यहां पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट देखनी थी और मैंने कहा दोनों में कोई भी करेक्ट नहीं है, तो हमारा यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, नीदर वन नॉर टू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान सभा के बारे में जब पढ़ते हैं तो ड्राफ्टिंग कमेटी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कमेटी है जिसका संगठन 29 अगस्त सन 1947 को होता है। ठीक है, 29 अगस्त सन 1947 को एक कमेटी बनाई जाती है जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। अक्सर पढ़ते हैं कितने मेंबर हैं, इसके 7 मेंबर हैं। ठीक है, इसके 7 मेंबर्स हैं और 7 मेंबर्स अगर बात की जाए तो कौन कौन है, हम बात करते हैं सबसे पहले बी आर अम्बेडकर जी की। ठीक है, हम बी आर अम्बेडकर जी की बात करते हैं, फिर हम गोपाला स्वामी अयंगर की बात करते हैं, हम कृष्ण स्वामी अय्यर की बात करते हैं, फिर हम के एम मुंशी की बात करते हैं, फिर हम मोहम्मद सादुल्ला की बात करते हैं। हमने यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 नाम की बात की है। अब 5 मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, 4 उसके अलावा वहां लिख रखे हैं, ये तो 9 हो गए, लेकिन मैंने 7 बोला हुआ है। मैंने अभी बोला कि टोटल 7 मेंबर थे, तो यहाँ बच्चों आप इस बात को समझना है, टोटल मेंबर 9 थे, लेकिन कुछ लोग जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये थे तो चारों ही मेंबर, ये चारों मेंबर थे। अब यहां पे आपको ये बात समझनी है कि मिटर जी की बीच में जब चले जाते हैं तो उनकी जगह एन माधवराव आ जाते हैं। ऐसे ही जब खेतान साहब की डेथ हो जाती है तो उनकी जगह कौन आ जाते हैं, टीटी कृष्ण नामचारी आ जाते हैं। तो इस बात को आपने खासकर ध्यान रखना है, ये 4 और यहां पे जो 5 मैंने बोले हैं कहीं ना कहीं ये मेंबर रहे हैं किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, कई बार हम इन दोनों को अगर रिमूव कर दे ये 2 बचे, 5 और 2 7 हो जाएंगे, लेकिन कभी ना कभी ये भी तो मेंबर रहे हैं ना, क्योंकि ये इनको रिप्लेस करके ये आए हैं, इनको रिप्लेस करके ये आए हैं। तो ये बात याद रखनी है, इनके अलावा 5 और थे। तो यहां पे अगर चारों की बात की जाए तो चारों कभी ना कभी तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर रहे ही रहे हैं। तो यहां पे आंसर क्या आने वाला है, ऑल द 4 पर्सनैलिटीज वर द मेंबर्स ऑफ होम ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका मुख्य काम था कि बी एन राव साहब के द्वारा जो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, बी एन राव साहब के द्वारा जो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था संविधान का, उस ड्राफ्ट को देखना है, उसमें कुछ चेंजेस लेके आने, वो इनका मेन काम था इस कमेटी का। और हम सबको पता है इस कमेटी के हेड कौन थे, इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल स्ट्रक्चर, नियमित में से वह कौन कौन सी बातें हैं जहां से हमें फेडरल स्ट्रक्चर का पता चलता है कि भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है। अब जब फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो 2 चीजों की बात आती है, एक साइड पे फेडरल स्ट्रक्चर या यूनिटरी स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर की 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, ये पहले भी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना है हमने। तो सबसे पहली बात की जाती है डिवीजन ऑफ पावर। जब पावर को लेके डिवीजन है, हमें पता है कि जब हम शेड्यूल 7 पढ़ते हैं संविधान का, जब हम क्या पढ़ते हैं, हम जब पढ़ते हैं हमारे संविधान का शेड्यूल नंबर 7, वहां पे लिस्ट के बारे में जानकारी दी होगी आपको। हमारे पास 3 लिस्ट है। ठीक है, हम कहते हैं सेंट्रल लिस्ट है हमारे पास एक, या जिसे हम कहते हैं यूनियन लिस्ट है। ठीक है, फिर मैं कहता हूं कि हमारे पास स्टेट लिस्ट है, फिर हम कहते हैं कि क्या है, कंकरेंट लिस्ट है। यानी कि यहां पे 2 तरह पे क्या है, पॉलिटी 2 तरह की है, सेंट्रल है और एक स्टेट पे है, और इन दोनों के बीच में पावर को डिवाइड कर रखा है। और डिवीजन ऑफ पावर ही वन ऑफ द मेजर फीचर है किसका, फेडरल स्ट्रक्चर का। तो यहां पे पहला है डिवीजन ऑफ पावर, तो बिल्कुल ये तो है ही जिससे फेडरल स्ट्रक्चर दर्शाया जाता है। और भारत में है ना शेड्यूल 7 में सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर्स को डिवाइड कर रखा है। ऐसे ही बात करते हैं बाय कैमरलिज्म की। अब बाय कैमरलिज्म मींस 2 हाउस, हमारे यहां पे लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, यानी कि वो हाउस जो पूरे देश के लोगों को दर्शाता हो।
ऑल टुगेदर वो हाउस विच रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल, कि भारत देश के लोगों को जो हाउस दर्शाता है वो लोगों की सभा, लोकसभा कहा गया। लेकिन जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। एज अ नेम सेज राज्यसभा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इसे कई बार हमें क्या पता चलता है, इसे फेडरल हाउस भी कहा जाता है। राज्यसभा को कई जगह फेडरल हाउस कह के भी संबोधित किया जाता है। तो बाय कैमरल स्टेट, अलग अलग स्टेट्स को स्पेशली डिपिक्ट किया गया है राज्यसभा में। तो विच मींस बाय कैमरलिज्म भी अपने आप में फेडरल स्ट्रक्चर का ही एक क्या है? फीचर है। ठीक है, तो यहां पे ये भी बात सही है कि बाय कैमरलिज्म जो है वो भी क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर को दर्शाता है। अब आप सब लोग जानते हैं कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का बंटवारा हो रखा है, राइट, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का बंटवारा हो रखा है, तो जब दो व्यक्तियों के बीच में या दो संगठनों के बीच में पावर को डिवाइड किया जाता है, तो अक्सर किसी ना किसी पॉइंट पे आके कोई ना कोई कंफ्लिक्ट तो आ ही जाता है। तो हम यहां पे चाहते हैं कि यदि किसी प्रकार का कोई भी कंफ्लिक्ट आए दो अथॉरिटीज के बीच में, तो इस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, इस कंफ्लिक्ट को खत्म करने के लिए एक ऐसी तीसरी बॉडी हो जो दोनों से इंडिपेंडेंट हो, और उसे हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कोई यहां पे लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। तो यानी ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है किसका? फेडरल स्ट्रक्चर का, या फेडरल फीचर कह लीजिए, राइट। जब बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप की, सिंगल सिटीजनशिप यानी कि ये यूनिटरी फीचर है। डबल सिटीजनशिप जो होती है वो फेडरल फीचर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये यूनिटरी फीचर है, ना कि फेडरल फीचर है। तो हम 1, 2 और 3 को तो मान लेंगे कि ये हमारे देश में क्या दर्शाता है? फेडरल फीचर दर्शाता है हमारे संविधान में। लेकिन सिंगल सिटीजनशिप जो है वो फेडरल फीचर नहीं समझाता। तो हमें यहां पूछा क्या गया? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल फीचर्स, राइट। तो 1, 2 और 3 यानी कि सिर्फ और सिर्फ पहले 3 ही पेयर हैं जो फेडरल फीचर्स को दर्शाते हैं हमारे यहां पे। सिंगल सिटीजनशिप फेडरल फीचर नहीं दर्शाता है। अगर डबल सिटीजनशिप होता तो मैं कहता कि ये भी क्या है? हमारे यहां पे तो है नहीं, आपको पता है। हमारे यहां पे ये तो है नहीं कि व्यक्ति के पास भारत की भी सिटीजनशिप है और अपने लोकल हरियाणा, राजस्थान या उसकी भी सिटीजन अलग से है स्टेट की, ऐसा कुछ नहीं। तो यहां पे वो चीज फेडरल फीचर नहीं दर्शाएगी। अगले स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है 3 स्टेटमेंट्स हैं, तीनों में से सही कौन सी हैं? और ये तीनों स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं किसके साथ डील करती है? अमेंडमेंट्स के साथ डील करती है। चलिए, A bill for amending federal provisions of the Constitution can be ratified by the state legislature by simple majority. जब भी कभी हमें अपने संविधान के फेडरल प्रावधानों में कोई चेंज लाना हो, तो उस बिल को जो स्टेट होती हैं या स्टेट्स होती हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से रेटिफाई कर सकती हैं। पहला हम ये पढ़ते हैं। फिर लिखा गया है रेजोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड स्टेट, यानी कि विधान परिषद को जब क्रिएट किया जाता है तो उसको क्रिएट करने के लिए जो रेजोल्यूशन पास किया जाता है कहां पे? हमारी पार्लियामेंट में, वो भी सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से ही पास किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है अ बिल फॉर द पर्पस ऑफ अमेंडिंग फेडरल प्रोविजन स्टैंड्स रिजेक्टेड वंस हाफ द स्टेट्स विथड्रॉ फ्रॉम द अप्रूवल आफ्टर रेटिफाइंग द सेम विद इन 6 months। यह कह रहा है कि अगर कोई ऐसा बिल जो फेडरल फीचर्स को चेंज कर रहा था, पहले तो स्टेट्स ने उसको हां कह दिया, लेकिन उसमें से बाद में आधी स्टेट्स ने कह दिया नहीं नहीं हम इसको ना कह रहे हैं, कि 6 महीने के अंदर अंदर पहले तो हां कह दिया था लेकिन बाद में ना कह दिया, तो वो काम नहीं होगा। ये तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है। तो 1 by 1 देखते हैं कि जब हम पढ़ते हैं पहले पॉइंट के बारे में, ये बात बच्चों बिल्कुल ठीक है। जब हम आर्टिकल 368 पढ़ते हैं तो इसमें ये चीज बिल्कुल साफ साफ लिख रखी है कि यदि कोई ऐसा प्रावधान चेंज करना हो जो फेडरल है, तो उसमें सेंटर के साथ साथ स्टेट्स की अनुमति भी चाहिए उस चीज को बदलने के लिए। और उसमें से क्या सारी स्टेट्स, क्या 28 स्टेट्स की हां चाहिए? जी नहीं, हमें अगर 28 में से 14 स्टेट्स की भी हां मिल जाए, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से, तो हम समझेंगे कि स्टेट्स ने इसे अलाउ कर दिया है। लेकिन जितनी भी स्टेट्स अलाउ करेंगी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ उस प्रावधान को या उस प्रोविजन को अपने सभाओं में सिंपल मेजॉरिटी से ही पास करवाना होगा। और पहला पॉइंट यही तो लिख रखा है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहे हैं जब भी विधान परिषद की बात करते हैं, क्रिएशन
हम जब पढ़ते हैं आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 किसकी बात करता है? क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ विधान परिषद, जिसे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। तो पार्लियामेंट जब भी बनाएगी विधान परिषद तो वो ये काम सिंपल मेजॉरिटी से ही करेगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 169 में ये बात बिल्कुल साफ साफ दर्ज है, ठीक है। तो ये भी क्या है? इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। फिर हम बात करते हैं 6 महीने के अंदर पहले हाँ कह दिया बाद में ना कह दिया, ऐसा प्रावधान हमने संविधान में कहीं नहीं पढ़ा, आर्टिकल 368 में कहीं नहीं पढ़ा है, तो हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, हमें सिर्फ ट्रू ढूंढना था, पहली और दूसरी जो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमें यहां लिखना है सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट्स हैं जो सही हैं। हमारा आंसर क्या जाने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बात करता है यूनियन टेरिटरीज की। 2 स्टेटमेंट्स हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, जो विधानसभाएं हैं यूनियन टेरिटरीज में, उनके पास पावर है टू मेक लॉज ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट और द कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो विधानसभाएं हैं कहां पे? यूटीज में, उनके पास पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जो स्टेट लिस्ट में शामिल है और कंकरेंट लिस्ट में शामिल है। पहली स्टेटमेंट ये हो गई। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है जो पार्लियामेंट होती है वो लॉ बना सकती है ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द 3 लिस्ट इंक्लूडिंग स्टेट फॉर द यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, यूटीज की बात करते हैं, तो आर्टिकल 239 की ओर हम जाते हैं। अगर हम यूनियन टेरिटरीज पढ़ते हैं हमारे पॉलिटी के चैप्टर्स में या संविधान के पढ़ते हैं तो आर्टिकल 239 डील्स विद द यूनियन टेरिटरीज। तो 2 स्टेटमेंट्स है जो समझनी चाहिए, हमें बड़े ही आराम से समझ आने चाहिए कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज। अब हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि कौन सी वो यूनियन टेरिटरीज है यहाँ पे विधानसभा है। हम पढ़ते हैं सर दिल्ली में है, सर पुडुचेरी में है, जम्मू एंड कश्मीर में भी है ना। तो ठीक है सर, विधानसभा तो 3 जगह हमें देखने को मिलती है। फिर ये कहते हैं कि जहां जहां विधानसभा है उनके पास पावर है कि वह लॉ बना सकते हैं किसी भी मैटर पे यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। बच्चों आप हमेशा न्यूज में सुनते होंगे कि दिल्ली में हमेशा एक बवाल, एक कंफ्लिक्ट रहता है कि स्टेट लिस्ट में शामिल सब्जेक्ट्स जैसे कि पुलिस, लैंड, पब्लिक ऑर्डर, अक्सर ये कहा जाता है दिल्ली सरकार के द्वारा, वहां की विधानसभा के द्वारा, कि ये जो 3, जैसे मैंने क्या कहा, पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, इन तीनों चीजों को लेके अक्सर वहां की विधानसभा सेंटर सरकार को कहती रहती है कि हमें लॉ बनाने की अनुमति दे दीजिए। यानी कि स्टेट सब्जेक्ट में, ये स्टेट सब्जेक्ट्स ये तीनों हैं, लेकिन इस पे वहां की जो स्टेट सरकार है या विधानसभा है वो लॉ नहीं बना सकती है। यानी कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे सभा लॉ नहीं बना सकती है। तो यहां क्या लिखा है? यहां लिखा देखा मेरे लिए कौन? एनी मैटर। एनी मैटर कैसे हो जाएगा? इवन जम्मू कश्मीर के लिए ये लिखा हुआ है कि पब्लिक ऑर्डर की ले लीजिए बात, कि पब्लिक ऑर्डर की बात है तो वहां की अगर लोकल लेजिस्लेचर होगा तो वो लॉ नहीं बना सकता, वो सेंटर ही लॉ बनाएगा। तो यहां पे पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई ना, क्योंकि पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जहां जहां विधानसभा है उनके पास पावर है वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जो स्टेट लिस्ट में शामिल है उस पर लॉ बना सकते हैं। ऐसा है नहीं, एग्जाम्पल हम सबको पता है। तो ये क्या हो गई? फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। फिर ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट इन द 3 लिस्ट्स। अब यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है बच्चों, देखो यूटी, जिसका नाम ही क्या है? यूनियन की टेरिटरी। अब यहां पे हमें पता है, अगर मैं वैसे बात करूं, सर यूनियन लिस्ट सुना था मैंने स्टेट लिस्ट सुना है, मैंने कंकरेंट लिस्ट सुना है, ठीक है। अब अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि सर किसी यूनियन टेरिटरी में यदि, किसी यूनियन टेरिटरीज में यदि विधानसभा स्थापित की जाती है तो क्या पार्लियामेंट उस यूनियन टेरिटरी के संबंध में स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ नहीं बना सकती क्योंकि वहां पे विधानसभा आ चुकी है? ऐसा नहीं, बिल्कुल क्लियर कट मेंशन्ड है कि यदि किसी यूनियन टेरिटरी में विधानसभा बनाई भी जाती है, उसके बनने के बावजूद पार्लियामेंट इतनी सक्षम है कि वो वहां की किसी भी लिस्ट के ऊपर कानून बना सकती है। तो विच मीन्स सेकंड स्टेटमेंट क्या है? एनी सब्जेक्ट in the 3 list including state list for the union territories is a true statement। तो हमारा यहां पे आंसर क्या आएगा? only 2 is the correct, not 1। अगली स्टेटमेंट बात करती है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द गवर्नर। हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द गवर्नर। हमें पता है कि उनकी ऑर्डिनेंस पावर क्या है? आर्टिकल 213। गवर्नर का जो ऑर्डिनेंस पावर है इट इज अंडर आर्टिकल 213। राष्ट्रपति का क्या है? 123, यानी 123 और 213 हम ऐसे याद कर सकते हैं।
कहते हैं कि जो ये ऑर्डिनेंस पावर है गवर्नर साहब की, ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी कि ऑर्डिनेंस लेके आने के लिए जो गवर्नर है वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। या मैं ये कह लूँ कि जो गवर्नर हैं वो कभी भी ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं, उन्हें किसी की सलाह मशवरे की, एडवाइस की आवश्यकता नहीं है, अपनी मनमर्जी के मालिक हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनेंस। फिर दूसरा कहा गया है कि ऑर्डिनेंस कितनी देर फोर्स में रहती है। एन ऑर्डिनेंस रिमेन्स इन फोर्स टिल 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कि जब स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा रीअसेंबल होता है तो ऑर्डिनेंस को 6 हफ्तों का टाइम दिया जाता है। ठीक है। फिर तीसरा लिखा है एन ऑर्डिनेंस कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द गवर्नर, ऑर्डिनेंस कभी भी किसी भी वक्त विड्रॉ की जा सकती है गवर्नर के द्वारा। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है हमको ये देखना है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट की ओर चलेंगे, डिस्क्रिशनरी पावर। जब भी बात आती है ऑर्डिनेंस पावर की या ऑर्डिनेंस लेके आने की, वो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे गवर्नर हो, वहां पे साफ साफ लिखा है कि ऑर्डिनेंस लेके आई जाएगी ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। ऑर्डिनेंस आएगी किसकी एडवाइस से? बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो यानी कि ऑर्डिनेंस लेके आना कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ना तो राष्ट्रपति के लिए ना ही गवर्नर साहब के लिए। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी यहां पे? वी विल कंसिडर इट एज अ फॉल्स स्टेटमेंट। और हमें पता है कि ये बात ठीक है कि जब भी दोबारा बैठेंगे कौन? असेंबलीज या लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, तो उससे लेके अगले 6 वीक तक का टाइम दिया जाता है किसको? ऑर्डिनेंस को, कि जब भी दोबारा रीअसेंबल हो जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर, उस दिन से लेके आगे 6 वीक्स का टाइम दिया जाता है, या लाइफ टाइम है या लाइफ स्पैन है किसका? ऑर्डिनेंस का। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, मैक्सिमम 6 वीक्स तक रह सकती है आफ्टर रीअसेंबली। और विड्रॉन की बात की जाए, ये बात बिल्कुल ठीक है अगेन, कि कभी भी विड्रॉ की जा सकती है और विड्रॉ करने के लिए किसी की सलाह एडवाइस की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगेन हमें यहां पता है सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट्स क्या हैं सही हैं, और वो कौन सी हैं? सेकंड एंड थर्ड, ना कि फर्स्ट। चलिए तो आगे बात करते हैं, 2 स्टेटमेंट्स और हैं। एनी एडवाइस प्रोवाइडेड बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द गवर्नर कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, जो एडवाइस दी जाती है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा गवर्नर साहब को, इस एडवाइस के बारे में या इस एडवाइस के ऊपर कभी भी कोई सवाल जवाब नहीं किया जा सकता किसी भी अदालत में। ठीक है। फिर कहा गया है कि 42nd अमेंडमेंट ऑफ ईयर 1976 जो एडवाइस प्रोवाइड की गई थी स्टेट काउंसिल के द्वारा या स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स के द्वारा, वो बाइंडिंग होती है गवर्नर साहब के ऊपर। 2 स्टेटमेंट्स हैं। इस स्टेटमेंट को अगर आप जाके देखिए तो हमारा आर्टिकल 163 हमें याद आता है। आर्टिकल 163 ये बात बिल्कुल साफ साफ कहता है। ये क्या कहता है? कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। और इसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि जो भी एडवाइस दी जाएगी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, इस एडवाइस को लेके किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं उठेगा किसी भी अदालत में कि भाई आपने क्या एडवाइस दी थी, क्या नहीं दी थी। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन किसी भी अदालत में उठाया नहीं जा सकता। तो विच मीन्स ये पहली स्टेटमेंट क्या है? ये ट्रू स्टेटमेंट है। और लास्ट टाइम भी शायद मैंने जिक्र किया था, 42nd अमेंडमेंट जो थी उसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एडवाइस है वो राष्ट्रपति के लिए तो बाइंडिंग की थी। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूं यहां पे, राइट? अंडर 42nd अमेंडमेंट जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस के वो क्या है? बाइंडिंग रहेगी किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर। फिर 44 ने एक और सहूलत दी थी राष्ट्रपति साहब को, हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 ने किसी प्रकार का कोई भी एडवाइस बाउंड नहीं किया था किसके ऊपर, या बाइंडिंग नहीं किया था किसके ऊपर? गवर्नर साहब के ऊपर। तो याद रखें ये बाइंडिंग वाली बात 42nd अमेंडमेंट की विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर रॉन्ग है, फॉल्स है। राष्ट्रपति के संबंध में सही थी लेकिन गवर्नर के साहब में फॉल्स है। तो यहां पे सिर्फ सही स्टेटमेंट कौन सी है? ओनली वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं जब पढ़ते हैं आर्टिकल 148। तो राष्ट्रपति लेस ऑल द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर लोकसभा ओनली। द पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन्स द कैग रिपोर्ट एंड रिपोर्ट्स इट्स फाइंडिंग टू द पार्लियामेंट। तो राष्ट्रपति साहब जो कैग की रिपोर्ट होती, राष्ट्रपति साहब जो कैग की रिपोर्ट होती है वो लोकसभा के सामने ही रखते हैं सिर्फ। फिर कहा गया है जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो कैग की रिपोर्ट्स को भी चेक करती है और फिर पार्लियामेंट के आगे रखती है। तो हमें ढूंढना है सही स्टेटमेंट्स कौन सी।
जब हम कैग के बारे में पढ़ते हैं तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करती है और उस रिपोर्ट को कहां भेज देती है, पार्लियामेंट के पास। ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन कोई भी रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो यहां पे ओनली लोकसभा नहीं, बोथ द हाउसेस, जो रिपोर्ट्स होती हैं दोनों हाउसेस के आगे रखी जाती हैं। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और दूसरी बिल्कुल सही हो जाएगी। हमें सही ही ढूंढना था, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। तो क्या कहता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। संविधान सभा में क्या क्या चेंजेस आए थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के माध्यम से। ये हमारा मेन क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमने 4 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है असेंबली कुड अमेंड एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू द इंडिया। असेंबली को ये पावर दे दी गई थी इस एक्ट के माध्यम से कि वो कोई भी लॉ बदल सकती है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के लिए बनाया था, उसमें बदलाव लेके आ सकती है। असेंबली जो है वो बदल सकती है किसी भी लॉ को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के लिए बनाया था। पहली स्टेटमेंट। फिर ये कहती है इट प्रोवाइडेड फॉर पासिंग एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द असेंबली बाय जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास करने की बात की गई इसके माध्यम से जवाहरलाल नेहरू में। हम सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस आर रिलेटेड टू जवाहरलाल नेहरू, और ये कब आता है, हमको पता है कि अगस्त में जाके ये एक्ट आता है। यहाँ पे आपको समझ आ चुका होगा सर ये तो पक्का ही गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे वो तो 13 दिसंबर सन 1946 को ही ले आए थे जवाहरलाल नेहरू, और 22 जनवरी सन 1947 का वो तो संविधान सभा ने एक्सेप्ट भी कर लिए थे। तो ये तो यहाँ से फॉल्स हो गया। फिर कह रही है कि असेंबली कुड इनेक्ट ऑर्डिनरी लॉ फॉर द कंट्री। जब भी हम संविधान सभा के बारे में पढ़ते हैं हम अक्सर पढ़ते हैं कि हमारी संविधान सभा के 2 काम थे, 2 बेसिकली फीचर्स थे। क्या? एक तो देश के लिए संविधान तैयार करना, और दूसरा जब तक इस देश में संविधान बन नहीं जाता पूरा, तो संविधान बनने के बाद ही इलेक्शन होने थे, राइट, एज पर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक हमारे देश को कौन चलाएगा, जो लॉस बनाएगा वो कौन बनाएगा, तो वो भी संविधान सभा ही बनाती थी। और ये पावर कहीं ना कहीं इसको एक्ट ऑफ 1947 ने ही दी थी। तो यही तो लिखा हुआ है कि असेंबली जो है वो बना सकती है ऑर्डिनरी लॉस फॉर द कंट्री। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। फिर लिखा है सीट्स एलोकेटेड फॉर मुस्लिम लीग एंड प्रिंसली स्टेट्स वर इंक्रीज्ड। एज पर दिस एक्ट हमें पता है कि 2 हिस्सों में बट गया था हमारा देश, पाकिस्तान और इंडिया, और हमें पता है कि हमारी संविधान सभा में पहले 389 मेंबर्स थे, लेकिन बंटवारे के बाद 299 रह गए। तो ये तो स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई है ना, और इनका कहना क्या है कि सीट एलोकेट की थी वो इंक्रीज कर दी गई। ये तो फॉल्स हो गया, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। और असेंबली कुड अमेंड, बिल्कुल असेंबली को फुल सोवरेन पावर्स दे दी गई थी कि वो चाहे किसी भी लॉ को बदल सकती हैं, किसी भी लॉ को टोटली एलिमिनेट कर सकती हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के रिलेशन में बनाया हुआ था। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमें ट्रू स्टेटमेंट ही ढूंढनी थी, करेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढनी थी यहाँ पे। तो करेक्ट की बात की जाए तो नंबर 1 एंड नंबर 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो बिल्कुल सही हैं। आई होप आप इन बात को समझे होंगे। तो यहीं पे आज के हमारा सेशन खत्म होता है। मैं आप सबसे दोबारा फिर से मिलूंगा अगली क्लास में, जहाँ पे हम और MCQs डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप सब लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।